91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी ही सामने बैठा हो उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं के साथ ही जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित्य नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रहे हैं खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार। 91.2 NIVH हेलोदून के सभी सुनने वाले श्रोताओं का मैं संदीप पिलखवाल हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं अपने साथ एक खास मेहमान का, जिनका नाम है राजा करण सिंह भंडारी। तो राजा जी, हमारे इस कार्यक्रम मेरी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो राजा जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में कुछ बताइए। मेरा नाम राजा करण सिंह भंडारी है। मैं काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरी जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा काशीपुर केंद्रीय विद्यालय से हुई है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा है सन 2002 में। उसके बाद मैं फार्मेसी करा है 2004 में। उसके बाद 2004 के बाद मैं मैनकाइंड जैसी कंपनी में MR भी रह चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मार्केटिंग में थे तो हर जगह भागना पड़ता था, इधर उधर भागना पड़ता था। उसके बाद हम इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड काशीपुर, जो कि एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है, उसमें हमारे मित्र ने बोला कि आप फॉर्म डाल दीजिए, यहाँ पे रिटर्न होगा, देन आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा। तो हम डाले हैं तो हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो कंपनी ने बोला कि आपको अप्रेंटिस दी जाएगी। तो फिर हमें 2008 में अप्रेंटिस दी है। 1 साल हमने कॉन्ट्रैक्ट में करा है, 2008 में अप्रेंटिस दी है। उसके बाद 2011 में हम कंफर्म हो गए थे। उसके बाद हमारी जॉब चल ही रही थी। हमें डिस्टिलरी जो होता है, जहाँ पे अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, उसमें हमें 2011 तक हम काम करे हैं। उसके बाद मंदी के दौर में हमारा ट्रांसफ़र कर दिया इथॉक्सलेट में, सरफेक्टेंट डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र कर दिया ग्लाइकोलिथर में। तो जॉब अच्छी चल रही थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, 2 बेटी हैं हमारी। लेकिन अभी नवंबर में कुछ सडन एक दिन अचानक हम लॉग बुक पढ़ रहे थे तो हमारे आंखों में ऐसा लगा कि जैसे लॉग बुक में कुछ है ही नहीं। तो फिर हम अपने जूनियर से बोले, आप इस लॉग बुक को देख के पढ़ो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन हम बताए नहीं कि हमें क्या हुआ है। फिर नेक्स्ट डे अपनी वाइफ से कहा हमने कि हमें कहीं दिखाइए। तो हम मुरादाबाद CL गुप्ता हॉस्पिटल में गए। वहाँ चेकअप होने के बाद उन्होंने बताया कि आपकी ऑप्टिक नर्व बहुत ज़्यादा वीक हो रही है और हो सकता है इन फ्यूचर आपका विज़न भी जा सकता है। लेकिन उन्होंने ड्रॉप्स दी, तो ड्रॉप्स 15 डेज डालने के बाद वो नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद फिर जॉब कंटिन्यू रहने के बाद 15 से 1 महीने के बीच में वो प्रॉब्लम फिर से हल्की हल्की बढ़ने लगी। तो फिर हम उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली गए, वहाँ हमारा चेकअप हुआ। उन्होंने फिर डॉक्टर ने डेट दी ऑप्टिक नर्व की जांच के लिए। वो 2.5 महीने की जांच आई। हमने वाइफ से बोला कि 2.5 महीने तक अगर हम यहाँ पे जांच का वेट करते रहेंगे तो ये जो आँख की बची हुई रोशनी वो भी चले जाएगी। इसलिए हमने ये सोच के फिर ऋषिकेश से ऑल इंडिया मेडिकल की तरफ गए।
इससे पहले फिर हम रामदेव जी के भी यहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने हमें 15 दिन का 1.5 लाख रुपए का खर्चा बताया, बोला कि आपका पंचकर्मा करवाएंगे। तो फिर 1.5 लाख रुपए एक तो हमारे पास थे नहीं, दूसरा कि ये भी था कहीं से ले भी लेते तो कंपनी से बात करी, लेकिन कंपनी ने बोला कि आपका 20 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ नहीं है, जब तक हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं है। फिर ऑल इंडिया मेडिकल आ गए हम ऋषिकेश, वहाँ पर ट्रीटमेंट चला 3-4 महीने, सारे टेस्ट वगैरह होते रहे। फिर वो एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि आपकी ऑप्टिक नर्व पार्शियली डैमेज हो गई है और आपकी विजन आ भी सकती है और बिल्कुल जा भी सकती है। तो फिर उन्होंने 7 महीने का ट्रीटमेंट लिखा। अब हल्के 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 करके 2.5 महीने में इतना विजन आने लगा है कि मेरे को अंदाजा आने लगा है, 20% मेरे को दिखने लगा है। पहली वाली स्थिति नहीं थी। जब मेरे को ये लेटेस्ट हुआ था तो उस टाइम तो मैं इतनी हीन भावना आ गई थी कि बिस्तर में बैठा रहता था, अपने बेड पे बैठा रहता था और चारों तरफ से दरवाजा बंद करके वाइफ से बोलता था लाइट मत जलाओ, मेरे को अंदर कमरे में रहने दो। और इवन ये कंडीशन आ गई थी कि मैं अपनी जो खिड़की होती है, खिड़की पर एक जूते का लेस बांध के और बैग में सामान रख देता था, अपनी जरूरत का सामान रख देता था। और कभी कोई बच्चे, जैसे अगर छोटी बेटी है हमारी 2, तो अगर वो सामान हटा देती वहां से तो मुझे बहुत घबराहट होती थी कि मेरे को इनसिक्योरिटी फील होती, मेरा चीज मैं कैसे करूंगा किसी के सहारे। लेकिन ईश्वर ने हमें दिशा दिखाई, हल्का हल्का का हमें विश्वास था कि करके कभी ना कभी ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ तो आएगी। 1 महीने 2 महीने हल्के करके हमें ऑल्टरनेट डेज में विटकोफॉल इंजेक्शन लगता था, विटामिन B12 की। डॉक्टर्स ने कहा बहुत डिफिशियंसी हो गई आपको, उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। और बाकी आप पेट्रोकेमिकल कंपनी में काम करते हैं, उसका भी कुछ इफेक्ट होगा। और एस्टेट प्लांट में थे, उसका भी कुछ इफेक्ट आया है। तो फिर हम एम्स से ट्रीटमेंट करते रहे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हल्का हल्का विज़न आने लगा। तो हमारी बच्ची है, तो बच्ची के टीचर NIVS से उमेश सर हैं, तो हमारे बच्ची के लेक्चरर हैं वो वहाँ पे सेंट्रल स्कूल काशीपुर में। तो बच्ची ने बताया था एक बार कि हमारे सर हैं जो देख नहीं पाते और फिर भी पढ़ाते हैं। तो हमने बोला बेटा आप हमारा बात करवा दीजिए सर से। तो सर से, उमेश सर से बात करें तो उमेश सर ने मेरे को एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया कि करके कि ये ज्योति तुम्हारी है ही नहीं, ये ईश्वर के हाथ में है। और तुम कितना भी इलाज करा लो, अगर ईश्वर को ज्योति चाहिए, तुम्हारी आंखों का रोशनी चाहिए तो वो लेगा। और तुम इसलिए अपने को तैयार करो इस तरह से और हीन भावना छोड़ दो। भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। उन्होंने NIHPH का एड्रेस बताया। हमें तो कुछ पता भी नहीं था इस तरह का कि इस तरह का हो जाएगा, क्या होगा। फिर यहाँ पे बच्ची के साथ आए, मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, बच्ची के साथ आए यहाँ पे। बच्ची ने भी 12 साल की बच्ची है, आए यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था। हम लोगों को बहुत एक मतलब सम्मान टाइप का जैसे मिलता है कि, और हम लोगों को बहुत अच्छे से हमारा फॉर्म भरवाया, सब कुछ को कोऑपरेट करा और बोला कि आपको फिर से दोबारा रिकॉल करेंगे अगर आपको सेलेक्ट करते हैं तो हम घर चले गए, वापस चले गए। तो अचानक एक दिन कॉल आता है, बच्ची कहती है पापा कॉल आया है, वहाँ से NIVS से कॉल आया है। तो हम बोले हैं कि करके बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, कि आपको चूज़ कर लिया है कि आपको इस कोर्स की ज़रूरत है। तो फिर हम यहाँ पे आए हैं। जब आए हैं तो फिर उन्होंने बोला सामान लेके आना। तो अपना 2-4 जोड़ी कपड़े थे और टूथपेस्ट वगैरह जो भी ज़रूरत की सामान की चीज़ें थी वो लेके आए हैं। और फिर उसके बाद वाइफ के साथ और बच्चों के साथ यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद एडमिशन हो गया है। हॉस्टल में रहते हैं। 2 दिन वाइफ ने भी देखा कि करके इनकी केयर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये रह पाएंगे नहीं पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली जो पीपल होते हैं उन लोगों के अंदर ये रहता है कि जैसे जो लोग अपनी दृष्टि खो देते हैं वो उनको एक दया की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यहाँ के मैंने देखा, मेरे को भी पहले ऐसे लगता था, लोग कहते थे अरे बेचारा। लेकिन यहाँ के जब देखें, हॉस्टल में रहें, जब सब लोग एक जैसे लोग देखें, लगता ही नहीं कि ये लोग विकलांग हैं। बिना देखे भी ऐसे चलते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं करके हम एक लगता है अलग सी दुनिया में आ गए। और जब से यहाँ आए तो मन में जो एक दुख था, मन में एक जो एक चिंता थी, वो सब हो गई है। अब उम्र तो हमारी है नहीं, हम 44 साल के हैं। अब नौकरी के लिए तो उम्र है नहीं हमारे पास, लेकिन ये है कि अपने बच्चों का कुछ ना कुछ पोषण कर पाएंगे। जैसा कि आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि आपकी शिक्षा दीक्षा जो भी आपके वहीं से हुई, तो किस तरह की शिक्षा है,
है किस चीज़ की शिक्षा आपने ली है, मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूँगा। तो जैसा कि आपने बताया कि अब आप NIVH में आए और आपका जो भी चिंताएं थी, डर थे, वो सभी दूर हो चुके हैं, और किस तरह के अनुभव आपने यहाँ प्राप्त किए और किस तरह की नई चीज़ें आपने यहाँ सीखी हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। जैसे ये जो आम जनता सोचती है कि करके जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो बिना सहारे के चल नहीं सकते या बिना सहारे के कोई काम नहीं कर सकते, उन्हें एक दया की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन यहाँ आके देखा हमने कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, वो भी अपनी केन की सहायता से ऐसे चलते हैं जैसे कि बिल्कुल एक आम इंसान चलता है। और उनके अंदर भी यहाँ के इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि कोई लोग यहाँ पे BEd कर रहे हैं, कोई लोग PhD कर रहे हैं, कोई लोग आगे अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। इवन कई पीपल्स तो ऐसे हैं, अभी मैं देखता हूँ कि वहाँ डिस्कशन करते हैं अपने हिस्ट्री के चैप्टर से। जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपस में एक टॉपिक को ले लेते हैं, जैसे आज अकबर के बारे में करना है, कल हुमायूं के बारे में करना है, उसके बारे में आपस में डिस्कशन करते हैं। और वो आगे फ्यूचर में उनका एम है कि करके दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशंस आफ्टर ग्रेजुएशन, दे हैव टू गो टू द IAS एग्जामिनेशंस। तो इतना कॉन्फिडेंस उन लोगों में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि बाहर इंसान क्यों ऐसा समझता है हमको कि हम लोग हीन हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे आपको कुछ नया, बहुत कुछ नया सीखने मिला, तो अब मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि आप यहाँ से अपने फ्यूचर को लेकर आप क्या सोचते हैं, मतलब यहाँ सीखने के बाद जो भी कुछ आपने सीखा उसे किस तरह आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे आगे। अब जिस कंपनी में काम करते थे वो लोग बोलते हैं हमसे VRS ले लीजिए, आप VRS लीजिए, थोड़ा हेल्प कर देंगे, आप ठेला वाला लगा लेना, कहीं पे खोखा लगा लेना और सब्जी बेच लेना और चाय वाय बना लेना। तो हम उनसे बोले हैं कि अगर सब्जी बेच सकते हम तो नोट कैसे पहचानेंगे, मेन तो नोट पहचानना है। अगर कोई हम किसी को दे भी देंगे तो नोट कैसे पहचानेंगे, मेन बात तो यह है, नोट कैसे पहचानेंगे। तो हमें कहें कि करके आप रिजाइन दे दीजिए, लेकिन हम रिजाइन क्यों दें, वो सैलरी नहीं दे रहे, चलो ना सही, लेकिन कभी हम यहाँ पे इसीलिए ट्रेनिंग पे आए हैं कि करके हम ये प्रूव कर पाएँ कि करके एक विजुअली जो इम्पेयर्ड पर्सन है वो भी उतना ही काम कर पाएगा, वो भी कैपेबल है उसके लिए जो कि एक नॉर्मल पर्सन करता है। अगर हम ये प्रूव कर पाएंगे तो कंपनी हमें ले भी सकती है, क्योंकि कंपनी में 2007 से ज्वाइनिंग है, अब 2022 चल रहा है, नवंबर में हमारे 21 साल, 2021 में हमको 14-15 साल तो हो ही गए हैं। अब 14-15 साल में, 45 साल में किसको कौन जॉब देगा, इतना कंपटीशन है। हमने पूरी अपनी एक लाइफ दे दी कंपनी को, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, ठीक है, हम मान लिया कि आप दृष्टिबाधित हो गए हैं तो आप वो काम अब नहीं कर सकते जो आप पहले किया करते थे उस कंपनी के लिए, लेकिन कोई तो ऐसा काम वहाँ ज़रूर होगा निश्चित रूप से कि जो आप कर सकें। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपकी कंपनी आपको कुछ इस तरह का कोई काम प्रोवाइड करा सके जिससे आपकी रोजी रोटी भी चल सके और कंपनी का एक जो बहुत पुराने एक कार्यकर्ता थे वो उसी तरह से उस कंपनी के साथ उसी जी जान से जुड़े रहें। हम और हमारी वाइफ मिल के गए थे वहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट में, मिस्टर राकेश कुमार यादव जी हैं जो पर्सनल हेड हैं, उनसे बात करी थी कि करके हमको कुछ ऐसा काम दे दीजिए कि जैसे हम ब्रेक वाइल के इंजीनियर थे, हम सैनिटाइजर बनाते थे, तो अब वो कैपेबल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो 1000 एम्प्लॉय में कुछ ना कुछ ऐसा काम तो होगा, 5000 लेबर समेत हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम तो होगा जो हम कर सकें। लेकिन कंपनी जो हमारे राकेश यादव जी हैं पर्सनल हेड हैं, वो कहते हैं कि क्या कर पाओगे आप, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी आम इंसान जैसी है ना, तो वो सोचते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड आदमी क्या कर पाएगा। तो वो कुछ ना कुछ कह के हमें एक रास्ता दिखा देते हैं कि आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए कि रिजाइन, मैं अपना रिजाइन लेना चाहता हूँ और अपना PF निकाल लीजिए, उसी से छोटा मोटा काम कर लेना, खोखा उखा खोल लेना। जी, तो निश्चित रूप से आप जिस तरह की दृढ़ता से आप अपनी बातें कह रहे हैं और जिस दृढ़ता से आप यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ही आप जब यहाँ से अपना कोर्स समाप्त करेंगे तो आप इतने काबिल तो आप वैसे ही हैं, लेकिन उनकी नज़रों में जो कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप उनको निश्चित रूप से कुछ दिखा पाएंगे करके कि हम ये भी कर सकते हैं। और जब आपको वो कंप्यूटर या फोन चलाते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत आश्चर्यचकित होंगे। तो खैर, मैं ये जरूर एक बार ये भी जानना चाहूंगा कि आप अपने थोड़ा परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि जब दृष्टि बाधा हो जाती है, जब कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो मैंने कई ऐसे अनुभव सुने हैं जिनमें कहते हैं कि उनका उतना सपोर्ट नहीं मिला या उस तरह से। तो खासकर से जो आपके मिसेज हैं और आपके बच्ची के बारे में तो खैर आपने बताया ही कि वो आपके साथ यहाँ तक आई,
छोटी होने के बावजूद भी। पर अपने पूरे परिवार के विषय में थोड़ा बताइए कि आपने किस तरह, मतलब उन्होंने आपका किस तरह सपोर्ट किया। हमारे परिवार में हमारे पिता हैं, माता का देहांत हो गया था 10-12 साल पहले। पिता भी हमारे जो है विकलांग हैं, उनका सीधा हाथ नहीं है और उनकी उम्र 83-84 साल की है। अभी फ़िलहाल वो कुछ काम नहीं करते हैं। और एक छोटा भाई है, उसको भी पैरालिसिस का अटैक हो गया था, उसका लेफ्ट हैंड वर्क नहीं करता है। और वो परिवार है उसका, पहले सब नॉर्मल था, उसको अभी 7-8 साल पहले उसको अटैक आया था और उसको पैरालाइज्ड हो गया है। तो उसकी वाइफ और वो 2 बच्चे हैं उनके, वो अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं। हम हैं, हमारी वाइफ हैं, हमारे 2 बेटियां हैं, एक बच्ची 6 साल की है, एक 12 साल की है। तो वाइफ हमारी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन एक्चुअली वो हिल्स से बिलोंग करती हैं, तो हिल्स के लोग उतने तेज कह लो या एक्टिव कह लो, उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो एक ही हिम्मत से हम तो फाइट कर लेंगे, क्योंकि हम तो बचपन से आर्मी स्कूल बोर्डिंग्स में भी पढ़े हैं, 1 से लेकर 6 तक लैंसडाउन में। तो पापा का इच्छा था कि आर्मी ऑफिसर्स बनाएं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिए हैं काशीपुर। हम तो पहले से बोल रहे हैं, हमें बहुत हिम्मत है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में एक कोई साथ होना चाहिए। और साथ हम वाइफ से लेंगे साथ, तो वो उतनी बोल्ड नहीं है, तो हिम्मत सी नहीं हो पाती कि किसी से फाइट करने की अगेंस्ट की अपने अधिकारों के लिए। तो यहाँ से जाने के बाद अब बच्चों को मैं पढ़ाता था, मेरे बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है, लेकिन मेरे को जब ढंग से बढ़िया से दिख सकेगा तो तभी तो मैं पढ़ा पाऊँगा। तो अगर कंपनी नहीं रखती है तो फिर आगे कोई वाइफ से मिलके कुछ काम सोचेंगे। आजकल विकलांगों के लिए तो कुछ जैसे अचार बनाने का उद्योग होता है। हम वाइफ से बोले थे कि करके आप हमारे साथ दार्जिलिंग चलिए, वहाँ से चायपत्ती अच्छी क्वालिटी का लेके और उसकी ब्रांडिंग करवा देंगे, देहरादून में मार्केटिंग का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। और कुछ लोग हम 3-4 मिलके मार्केटिंग करते हैं, फिर अगर चलेगा काम तो और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ईश्वर ने साथ दिया तो काम चलेगा। लेकिन वाइफ हिम्मत नहीं कर पा रही, वो बोल रहे हैं कि दुनिया में इतने सारे ब्रांड्स हैं, कैसे चलेगा हमारा। तो उनके अंदर मतलब एक इनसिक्योरिटी सी फील है, तो उनकी वजह से हम भी इनसिक्योर हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं जब वाइफ ही नहीं हिम्मत करे तो हम कैसे करें। जी बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर आप आए हैं और मैं इस बात को लेके श्योर हूँ कि आप कुछ ऐसे स्किल्स यहाँ पे सीखेंगे कि आपको उन स्किल्स के आधार पर ही काम मिल जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर हुआ और इस तरह की चीज़ें हुई। और जिस एरिया से आप आते हैं वहाँ पर ठीक है कंप्यूटर लोग सभी चला रहे हैं, बट आप अगर हिम्मत करेंगे कंप्यूटर वगैरह पर चलाएंगे, काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको काम मिलेगा। क्योंकि अब कंप्यूटर की जो स्किल है वो सीखनी सबको चाहिए, लेकिन अभी लोग सीखते नहीं हैं। लेकिन आप इस तरह की चीज़ें सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी करें बेहतर हो, सब कुछ आपकी जिंदगी में बेहतर हो। तो हमारे एक शो का नॉर्म सा बन गया है कि हम अपने सभी मेहमानों से एक संदेश जरूर लेते हैं अपने श्रोताओं के लिए। तो आप क्या संदेश हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को देना चाहेंगे? ज़्यादा विस्तार में ना कह के ये कहना चाहूँगा कि जो भी अभी करंटली दृष्टिबाधित हुए हैं, तो जैसा मैं सोचता था, जैसे मेरे अंदर हीन भावना थी, वैसी हीन भावना अपने अंदर ना लाएं और अंदर से अपने को मजबूत करें। और कम से कम एक बार किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में, मैं नहीं कहता हूँ कि NIH में आइए, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइए जहाँ पे दृष्टिबाधित लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपने स्वतंत्र रूप से अपना चल सकें, बोल सकें, समाज में एक दृढ़ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कर सकें, ना कि एक ऐसे पर्सन की तरह कि किसी जिसपे दया दृष्टि हो लोगों पे। जी बहुत सुंदर आपके विचार हैं और निश्चित रूप से आप जिस दृढ़ता से काम कर रहे हैं, जिस दृढ़ता से आप अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे गुफ्तगू करके बहुत ही इंस्पायरिंग फील कर रहा हूं मैं, और निश्चित रूप से हमारे श्रोता भी करेंगे। आपका हमारे इस कार्यक्रम मेरी बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब मैं संदीप पिलख्वाल आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।